अब पढ़ाई शुरू कर दो, टाइम ज़्यादा बचा थोड़ी ना है। सिलेबस भी आपका काफ़ी हो गया, लास्ट में एकदम पढ़ोगे तो सारा रिवाइज थोड़ी ना कर लोगे एक साथ में, हाँ? लास्ट के भरोसे मत रहो कि लास्ट में एकदम जादू की छड़ी घुमा देंगे, टॉप कर जाएंगे, ये नहीं हो पाता ना। अभी से कवर करके चलो जो कुछ है। बोर्ड एग्ज़ाम तो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ज़िंदगी भर के लिए वो नंबर आपके दर्ज हो जाते हैं लाइफ टाइम। हाँ, तो आज रे ऑप्टिक्स का सेकेंड पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम प्रिज्म, ये टॉपिक है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, एंगुलर डिस्पर्जन एंड डिस्पर्सिव पावर, ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड रेड कलर ऑफ द सन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, न्यूटोनियन टेलीस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो अब डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म तो पता ही है आपको, देखा भी होगा, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि प्रिज्म क्या होता है, ठीक है। अब जैसे ये हमारा प्रिज्म है, अब प्रिज्म तो आपको पता है इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। प्रिज्म अपने लैब में भी देखे होंगे, 10th क्लास में भी एक्सपेरिमेंट अगर किया होगा प्रिज्म से रिलेटेड तो देखा जरूर होगा प्रिज्म क्या होता है। तो इस टाइप से जो प्रिज्म की स्ट्रक्चर होती है, इसकी 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती हैं और 2 ट्रायंगुलर सरफेस होती हैं, ठीक है। तो इस टाइप से अपने प्रिज्म की, और जो ये एंगल होता है ए, इसको बोलते हैं हम प्रिज्म एंगल, जिसे ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारा प्रिज्म का एंगल, ठीक है। अब जैसे कोई लाइट रे आती है, जब प्रिज्म से होके पास करती है, ठीक है, यानी कि प्रिज्म की किसी भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस से होके पास की, तो लाइट रे पास होने के बाद टुवर्ड्स द बेस की तरफ बेंड हो जाती है, ठीक है। प्रिज्म का जैसा बेस होगा, बेस की तरफ लाइट रे बेंड हो जाएगी, ठीक है। ये प्रिज्म की प्रॉपर्टी होती है। जैसे ये देखो लाइट रे आई और इंसिडेंट की प्रिज्म पर। अब जैसे कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन के लॉ लगेंगे कि टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, फिर यहाँ पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस टाइप से रिफ्रैक्शन के लॉ लगेंगे। और रिफ्रैक्शन के लॉ लगा के हम ये देखेंगे कि जब लाइट रे प्रिज्म से आती है, टकराती है, तो ये टुवर्ड्स द बेस, यानी कि प्रिज्म का बेस यहाँ पर है बीसी बेस है, बेस की तरफ यहाँ पर बेंड होती है लाइट रे थोड़ी सी, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं हम उसमें, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस को भी अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दें, तो आपका ऊपर वाला टुकड़ा अगर देखोगे तो एक प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा, नीचे वाला भी प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा। अब वहाँ पर भी लाइट रे क्या है, प्रिज्म के जो टुकड़े हैं उनसे पास हो रही है, तो उसमें कॉन्वेक्स लेंस में लाइट हमारी कन्वर्ज करती है। कन्वर्ज इसी कॉन्सेप्ट से करती है कि जो अगर हम प्रिज्म में अगर उसे हम डिवाइड कर दें छोटे छोटे टुकड़ों में, तो वो टुवर्ड्स द बेस बेंड होगी। टुवर्ड्स द बेस बेंड होने का मतलब है वो कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ किए गए, N1 N2 नॉर्मल है प्रिज्म के सरफेस से, ठीक है। ये I और E इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल, ठीक है। R1 R2 फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस से जो R1 बना रिफ्रैक्टिंग एंगल, और दूसरा एंगल बना R2 रिफ्रैक्टिंग एंगल, ठीक है। O यहाँ पर ऐसे एंगल ड्रॉ किया गया है, और ये डेल्टा है जो डेविएशन है, यानी कि जो लाइट रे हमारी आनी चाहिए थी, इंसिडेंट लाइट रे, वो जानी तो सीधी चाहिए थी, लेकिन वो जा कैसी रही, इमर्जेंट हो रही ना, ई की डायरेक्शन जा रही। ये कितना डेविएट हुई है अपने ओरिजिनल पाथ से, उसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओरिजिनल पाथ तो इसका ये था ना, इंसिडेंट कर रही थी, जो ओरिजिनल पाथ इसका स्ट्रेट इस टाइप से निकल रहा था, लेकिन फाइनली जो डेविएट कर रही है वो इस डायरेक्शन में डेविएट कर रही है, ठीक है। इस डायरेक्शन में डेविएट कर रही है, तो एंगल इसका बन रहा है डेल्टा। डेल्टा एंगल है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन ये है। और ए जो है वो उसे बोलते हैं प्रिज्म एंगल, ए को बोलते हैं प्रिज्म एंगल, डेल्टा को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, आई है इंसिडेंस एंगल, ई है इमर्जेंट एंगल, R1 R2 ये रिफ्रैक्शन के एंगल हैं, ठीक है। और ये नाम रखे हैं जो पॉइंट्स इंटरसेक्ट किए, ABC वगैरह जो नाम है। अब यहाँ पर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे ट्रायंगल की, उनसे सॉल्व करेंगे। अब इन क्वाड्रिलेटरल APOQ का जो ये क्वाड्रिलेटरल दिखाई पड़ रहा है APOQ, ठीक है, इसमें हमें देखना है क्या क्या प्रॉपर्टीज लगती हैं। AO इक्वल टू 180 डिग्री है, AO 180 डिग्री है। क्यों है ये 180 डिग्री? क्योंकि ये जो आपका P का एंगल है, यानी कि OPA है,
और AQO है, ये नॉर्मल बना रहे हैं ना, नॉर्मल के एंगल हैं यानी कि 90 डिग्री के एंगल होंगे ये। और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360, यानी कि दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो गया है तो बचे हुए दो एंगल का सम ऑटोमेटिकली 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यानी बचे हुए एंगल यहाँ पर कौन कौन से A और O है ना, उनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, सिंस N1 एंड N2 आर द नॉर्मल, N1 N2 नॉर्मल है। अब ट्रायंगल OPQ की बात की जाए तो इसमें देखो OPQ, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है छोटा सा नीचे साइड में जो ट्रायंगल बना है OPQ, ये है ट्रायंगल। ठीक है, इसमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगानी है, यानी कि ट्रायंगल के सभी सम एंगल का सम 180 डिग्री होता है, वही प्रॉपर्टी लगाइए। R1 R2 प्लस O 180 डिग्री है। अब इन ट्रायंगल DPQ, अब ट्रायंगल DPQ देखना है, जो ये डैश डैश की लाइन से बन रहा है ना, ये ट्रायंगल है DPQ। अब इसमें देखो ट्रायंगल की अगर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये छोटा सा एंगल, ये सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, 180 डिग्री होना चाहिए। और ट्रायंगल की एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि जो ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है वो होता है जो इंटीरियर अपोजिट दो एंगल हैं उनके सम के बराबर। ठीक है, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है डेल्टा, ये डेल्टा दिखाई पड़ रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल का। ठीक है, ये जो DPQ ट्रायंगल बन रहा है तो इनका जो वो होगा डेल्टा इक्वल टू होगा इनके जो इंटरनल एंगल हैं दोनों उनका सम के बराबर। अब इंटरनल एंगल हम कैसे निकालेंगे, आई का है, आई के जस्ट अपोजिट हो जाएगा आई का एंगल। ठीक है, और R1 ये एंगल है तो I माइनस R1 करेंगे तो ये DPQ का एंगल निकल आएगा। ठीक है, तो DPQ निकल आया, वैसे ही E माइनस R2 DQP हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा ऐसे हम निकाल लेंगे। अब ये देखो, अब इनको थोड़ा सा अरेंज किया है, I प्लस E को एक साइड ले लिया, माइनस R1 प्लस R2 को दूसरे साइड ले लिया, इस टाइप से इसे लिख सकते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 में से हम देखेंगे 1 और 2 जो इक्वेशन लिखी है उसको हम कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर देखो A प्लस O 180 डिग्री है और R1 प्लस R2 प्लस O 180 डिग्री है। ठीक है, O दोनों जगह कॉमन है, O को कंपेयर करके अगर बाहर करें तो A रिप्लेस कर सकते हैं R1 और R2 से। ठीक है, कंपैरिजन किया है, A R1 प्लस R2 के बराबर है। ठीक है, अब देखो फ्रॉम 3, अब थर्ड वाली इक्वेशन में हमें देखना है जो डेल्टा है, डेल्टा इक्वल टू I प्लस E। ठीक है, R1 और R2 अभी हमने कंपेयर करके ऊपर निकाला था, इक्वल टू A के बराबर था तो माइनस A लिख दिया। ठीक है, I, अब इसको अरेंज किया है, I प्लस E इक्वल टू A प्लस डेल्टा। ठीक है, डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस A है। ठीक है, ये एंगल ऑफ डेविएशन है, वो I प्लस E माइनस A निकल के आ गया था, अभी हमने बताया था। अब इसको अरेंज करना है, यानी कि I प्लस E इक्वल टू A प्लस डेल्टा अरेंज करके लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से जो आपका एक मतलब निकाला है, इसको वर्डिंग में लिखा है, सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन का सम है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंट के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब एंगल ऑफ डेविएशन का वेरिएशन विद एंगल ऑफ इंसिडेंस देखेंगे। जैसे एक ऑब्जर्वेशन किया जाता, ऑब्जर्वेशन के बेस पर एक ग्राफ बनाया गया है, जो डेल्टा है एंगल ऑफ डेविएशन है उसको कैसे वेरी कर रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं तो जो एंगल ऑफ डेविएशन आ रहा है उसका वेरिएशन कुछ इस प्रकार आता है ग्राफिकली। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर देखना है कि कई जगह हैं, यहाँ पर जैसे I सबसे नीचे यहाँ पर I है तो एंगल ऑफ डेविएशन उस केस में मिनिमम है। ठीक है, जब आपका एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है तो I की एक वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब एंगल ऑफ डेविएशन थोड़ा सा इंक्रीज किया तो आपका ग्राफ देखो I पर दो एक्सिस पर काटेगा ना, दो जगह I को कट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखी गई है ऑब्जर्वेशन के बेस पर कि जो I इक्वल टू E होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस होता है तो उस केस में डेल्टा की वैल्यू मिनिमम होती है। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो मिनिमम होता है।
व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस द एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहा हो तो एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज कर रहा है पहले। ठीक है, फिर एक जगह मिनिमम हो जाएगा एट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ डेविएशन बिकम्स मिनिमम एंड इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। पहले वैल्यू इंक्रीज करने पर, आई की वैल्यू इंक्रीज करने पे ये डिक्रीज किया, फिर एक पॉइंट आया जहां पर ये मिनिमम हो गया एंगल ऑफ डेविएशन, फिर इंक्रीज करने लग गया। ठीक है, और जहां पर ये मिनिमम होता है उस पॉइंट को बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है, एट डेल्टा एम, यानी कि जब आपका डेल्टा एम होगा, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होगी, तो उस केस में आई इक्वल टू ई होता है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, एंड R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R होगा। ठीक है, जब I इक्वल टू E होगा तो R1 और R जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो भी इक्वल होंगे, उन्हें हमने R से बोल दिया। ठीक है, R से बोल रहे हैं, सिंपल R नाम दे दिया है। आफ्टर मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीजेस विद एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये तो सिंपल बात है, ये ग्राफ से ही देख रहे हो, मिनिमम डेविएशन के बाद फिर से इंक्रीज कर रहा है ग्राफ हमारा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, अब ये हम फाइंड आउट करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, समझ लेना अच्छे से। तो ए है, ए इक्वल टू R1 प्लस R2, ये पहले हमने बताया था कंपेयर करके, जैसे ए निकाला था R1 प्लस R2 निकाला था कंपेयर करके। ठीक है, तो ए अब R1 और R2 बराबर हैं और इन्हें हम R मान रहे हैं, तो ए इक्वल टू 2R है। ठीक है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। अब दूसरा इक्वेशन अभी हमने जस्ट ये निकाली थी, I प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा की इक्वेशन निकाली थी। अब यहाँ पर क्या होगा, I और E इक्वल हैं, तो यानी कि E को भी I से हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी I प्लस I लिख सकते हो, यानी कि 2I इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम। यहाँ पर डेल्टा एम लिखोगे क्योंकि मिनिमम डेविएशन ले रहे हैं, तो I क्या हो जाएगा, a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ लगाना है। स्नेल्स लॉ क्या कह रहा था, न्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है। तो साइन आई अपॉन साइन आर को हम अब जो वैल्यू हमने निकाली है वो पुट कर देंगे। साइन आई की जगह a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 और r की जगह A/2। ठीक है, इस प्रकार से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को पूछ सकते हो, नहीं तो आगे फिर पढ़ता हूँ। सर आ गया। डेविएशन बाय अ स्मॉल एंगल प्रिज्म फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब हम डेविएशन की बात करेंगे, जब हमारा प्रिज्म का एंगल स्मॉल होगा तब उस केस में क्या डेविएशन होगा उसको डिस्कस करते हैं। जैसे न्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर का फार्मूला है, ये बताइए। अब दोनों सरफेस के लिए अलग अलग निकाला है, साइन R1 और दूसरी सरफेस जहाँ पे इमरजेंस हो रहा है वहाँ पर साइन R2। ठीक है, इफ I इज assumed टू बी स्मॉल देन R1 R2 एंड E विल आल्सो बी वेरी स्मॉल। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने एज्यूम किया है स्मॉल है। ठीक है, कंडीशन ही लेके चल रहे हैं, प्रिज्म फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस जो टॉपिक है अपना, तो इंसिडेंस एंगल को हम स्मॉल लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब स्मॉल लेके चलेंगे तो R1 R2 और E ये सारे केसेस में स्मॉल होंगे। ठीक है, रिप्लेसिंग साइंस ऑफ एंगल बाय एंगल्स देमसेल्फ। अब जब साइन थीटा, अगर थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा को हम थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या होगा, न्यू इक्वल टू I अपॉन R1 लिख देंगे डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर एंगल स्मॉल है तो इन्हें रिप्लेस कर सकते हैं, एंड न्यू इक्वल टू E अपॉन R2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब देखो I प्लस E इक्वल टू न्यू R1 प्लस R2। ठीक है, I प्लस E को हमने लिखा है, I को यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे न्यू R1 आएगा, और E को क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो न्यू R2 आएगा। ठीक है, I प्लस E को लिख सकते हैं न्यू R1 प्लस R2। ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और R1 प्लस R2 था एंगल ऑफ प्रिज्म A के बराबर, जो पहले हमने बताया था, न्यू A हो जाएगा। ठीक है, I प्लस E इक्वल टू न्यू A हो जाएगा, ये ऐसे लिखना है। बट I प्लस E इक्वल टू A प्लस डेल्टा होता था, ये फर्स्ट जो इक्वेशन आज हमने पढ़ी थी यहीं से शुरू की थी, यानी कि I प्लस E इक्वल टू A प्लस डेल्टा है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई।
सो ए प्लस डेल्टा इक्वल टू न्यू ए है, ठीक है। ए प्लस डेल्टा अब हमें कंपेयर करना है। आई प्लस ई यहाँ पर जो ब्लू वाली इक्वेशन दिख रही है ना, ये आई प्लस ई इक्वल टू न्यू ए दिख रहा है, ठीक है। तो ए प्लस डेल्टा आई प्लस ई की जगह हम न्यू ए को प्लेस पुट कर देंगे, ठीक है। आई प्लस ई न्यू ए ही तो है, आई प्लस ई की जगह न्यू ए पुट करोगे तो ए प्लस डेल्टा इक्वल टू न्यू ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इनको अरेंज किया है, अरेंज करोगे तो डेल्टा आपका आ जाएगा, इधर से सारे टर्म को एक साइड ले जाएंगे तो ए न्यू माइनस ए हमारा डेल्टा निकल के आ जाएगा, ठीक है। स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए जो आपका डेविएशन निकल के आ रहा है वो डेल्टा इक्वल टू ए न्यू माइनस 1 निकल के आ रहा है, ठीक है। ये इसमें कोई डाउट है किसी को? डेल्टा इक्वल टू ए न्यू माइनस 1 जब आपका प्रिज्म का एंगल स्मॉल हो और इंसिडेंस एंगल स्मॉल हो तो आपका डेविएशन ये निकल के आता है, ठीक है। तो अब देखते हैं डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट थ्रू प्रिज्म। ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा ना, समझ में आ रही चीज़ें? फास्ट तो पढ़ा ही नहीं रहा हूँ मैं, बस समझ में आना चाहिए कुल मिला के। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट थ्रू प्रिज्म। अगर हम डिस्पर्जन की बात करें तो डिस्पर्जन आप 10th क्लास में पढ़े थे कि एक फिनोमिना होता है स्प्लिटिंग ऑफ रे ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। यानी कि जो वाइट लाइट हमारी बनती है मिलके, तो वो विव ग्योर से मिलके बनती है। विव ग्योर जो कलर होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन सभी कलर से मिलके हमारी वाइट लाइट बनती है, ठीक है। और इन्हीं से मिलकर बनी है। अगर इन्हीं कंपोनेंट में अगर टूट जाती है हमारी वाइट लाइट तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, ठीक है। और प्रिज्म के थ्रू डिस्पर्जन होता है। प्रिज्म जो आपका होता है वो आपके वाइट लाइट को अलग अलग कंपोनेंट में तोड़ने का काम भी करता है, ठीक है। और जो आपका स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि कलर का जो बैंड है, उसे एक ऑर्डर में अगर हम कहीं स्क्रीन पर उतार लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, ठीक है। तो ये जो है आपका स्पेक्ट्रम होगा। स्पेक्ट्रम में जो कलर होंगे वो विव ग्योर के फॉर्म में कलर होंगे, उनका अरेंजमेंट भी इसी ऑर्डर में होगा। जो आपका वायलेट होगा वो सबसे नीचे होगा, रेड सबसे ऊपर होगा, ठीक है। इस टाइप से आपका अरेंजमेंट होगा कलर का। और इसमें एक तो ये स्प्लिटिंग होती क्यों है इसका भी आगे बताएंगे रीज़न। जैसे ये स्क्रीन है, ये वाइट लाइट है। वाइट लाइट जब प्रिज्म पर पड़ी तो वो अलग अलग कंपोनेंट में स्प्लिट हो गई, ठीक है। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये सभी कंपोनेंट में लाइट स्प्लिट हो गई है, ठीक है। अब हर एक कंपोनेंट, अब यहाँ पर जो देखो डी है वो एंगल ऑफ डेविएशन है। हर एक कंपोनेंट के लिए अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पर निकल के आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन हर एक कंपोनेंट, जैसे डेल्टा आर है वो रेड लाइट के लिए एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है, कि रेड लाइट कितनी डेविएट कर रही है। वैसे ही यहाँ पर डेल्टा वी है वो वायलेट लाइट के लिए एंगल ऑफ डेविएशन है कि वायलेट लाइट कितनी डेविएट कर रही है अपने ओरिजिनल पाथ से, ठीक है। अब कॉज ऑफ डिस्पर्जन की बात की जाए तो डिस्पर्जन का कॉज होता है न्यू वी इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर वी एंड न्यू आर इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर आर। यानी कि जो आपका जो कलर होता है, हर एक कलर जब मीडियम से पास करता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ अलग होता है, ठीक है। हर एक कलर के लिए जो आपका वायलेट कलर है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा क्रिएट करेगा जब प्रिज्म से पास करेगा, और जो रेड कलर है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम क्रिएट करेगा जब वो प्रिज्म से पास करेगा, ठीक है। क्योंकि इनकी वेलोसिटी भी अलग होती है, हर एक कंपोनेंट की वेलोसिटी अलग होती है, हर एक कंपोनेंट की वेवलेंथ अलग होती है। तो हर एक कंपोनेंट को जो मीडियम से पास करेगा तो उसकी वेलोसिटी डिफरेंट होती है। तो वो अपने डिफरेंट वेलोसिटी होने के कारण वो मतलब एक दूसरे से स्प्लिट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हर एक कंपोनेंट के लिए अलग अलग आएगा। तो न्यू वी ग्रेटर है न्यू आर से, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू वी ग्रेटर है न्यू आर से, ठीक है, तो आर जो ग्रेटर होगा वो आर बी से ग्रेटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हो जो एंगल ऑफ जो डेविएशन है वो इंक्रीज कर रहा है इन केस ऑफ वायलेट लाइट और कम है इन केस ऑफ रेड लाइट, ठीक है। चीज़ क्लियर हुई कि जो आपका इसमें यही बताया गया है कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वायलेट कलर के लिए ज़्यादा है और
रेड कलर के लिए कम है, ठीक है, इस वजह से डिस्पर्जन हो रहा है। तो द कलर आर रिफ्रैक्टिव एट डिफरेंट एंगल एंड हेंस गेट सेपरेटेड, और कलर इस वजह से डिफरेंट एंगल से रिफ्रैक्ट होते हैं और सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। डिस्पर्जन कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉचीज इक्वेशन। कॉची की इक्वेशन ये है जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, न्यू इक्वल टू ए प्लस बी लेमडा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लेमडा की पावर 4। इस फॉर्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखा जाता है कॉची की इक्वेशन के द्वारा, ठीक है। तो एक ये इक्वेशन होती है कॉची की, तो ये वैसे इसका कुछ ज़्यादा है नहीं आपके सिलेबस में, थोड़ा सा ही, मतलब इक्वेशन भी शायद नहीं है लेकिन समझने के लिए लिखी हुई, ठीक है। अब सिंस लेमडा वी इज लेस देन लेमडा आर, ये आपको पता है कि जो आपकी वेवलेंथ होती है रेड लाइट की वो ज़्यादा होती है और वायलेट लाइट की वेवलेंथ कम होती है, ठीक है। अब जब रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है और वायलेट की कम है तो ऑब्वियस सी बात है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी रेड और वायलेट के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। अब जब यहाँ पर जो लेमडा ज़्यादा होगा तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ठीक है। लेमडा रेड का ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का कम हो जाएगा, ठीक है। बट डेल्टा इक्वल टू ए न्यू माइनस 1 था जैसे कि आप पढ़े थे, तो अब पुट करेंगे वैल्यू को, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा है उसका डेविएशन भी ज़्यादा है, ठीक है। तो यानी कि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग डेल्टा वी इज ग्रेटर देन डेल्टा आर, ठीक है, डेविएशन ऑफ रेड लाइट ज़्यादा है, ठीक है। सो द कलर गेट सेपरेटेड विद डिफरेंट एंगल ऑफ डेविएशन, इसी वजह से कलर डिफरेंट एंगल ऑफ डेविएशन से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। वायलेट इज मोस्ट डेविएटेड एंड रेड इज लेस्ट डेविएटेड, रेड सबसे कम डेविएट होता है और वायलेट सबसे ज़्यादा डेविएट होता है, ठीक है। अब एंगुलर डिस्पर्जन की बात की जाए, द डिफरेंस इन द डेविएशन सफर्ड बाय टू कलर इन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म गिव्स द एंगुलर डिस्पर्जन ऑफ दोज कलर। यानी कि दो कलर हैं, जैसे मान लो डेल्टा वी ले, एक तो रेड कलर ले लिए एक वायलेट कलर ले लिए, तो उनका जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा, उनके जो डिफरेंस होगा, एंगल ऑफ डेविएशन का डिफरेंस होगा, उसे हम बोलेंगे एंगुलर डिस्पर्जन, ठीक है। एंगुलर डिस्पर्जन, अभी इसकी इक्वेशन की आवाज कट रही है। द डिफरेंस इन द डेविएशन सफर्ड बाय टू कलर इन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। आ रही है आवाज? यस सर, अब क्लियर आ रही है। तो एंगुलर डिस्पर्जन की बात करें तो एंगुलर डिस्पर्जन क्या है हमारा, द डिफरेंस इन द डेविएशन सफर्ड बाय टू कलर इन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। यानी कि दो कलर हैं वो प्रिज्म से पास कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक रेड कलर ले लें और एक वायलेट कलर ले लें, ठीक है। तो जब वो प्रिज्म से पास करेंगे तो वो डेविएट भी करेंगे। रेड डेविएट कर रहा है मान लो डेल्टा आर से और वायलेट डेविएट कर रहा है डेल्टा बी से, तो उनके जो डेविएशन के बीच का डिफरेंस है उसे हम बोल रहे हैं एंगुलर डिस्पर्जन, ठीक है। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन भी लिखी है, द एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड रेज ऑफ एनी टू कलर इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन। अब इमर्जेंट रे जो दो कलर की निकल के आ रही हैं उनके जो एंगल हैं उनके बीच का डिफरेंस को भी हम एंगुलर डिस्पर्जन बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद वेवलेंथ, यानी कि एंगल ऑफ एक्चुअली जो डेविएट करते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ ही डेविएट करते हैं, जिसका वेवलेंथ कम होती है ज़्यादा होती है उसी के अकॉर्डिंग डेविएशन भी होता है, ठीक है। तो इसे हम इस थर्ड वाली डेफिनेशन जो इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद वेवलेंथ, इसे भी ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। मेनली आपकी ये दो इक्वेशन हैं जो ऊपर वाली, इन्हीं से हमारी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। जैसे फाई यहाँ पर जो एंगुलर डिस्पर्जन है वो फाई इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर है। जैसे अभी हमने बताया था कि जो आपका डेविएशन हो रहा है दो कलर का, उनके बीच का जो डिफरेंस है उसे हम एंगुलर डिस्पर्जन बोल रहे हैं। तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर को फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है हमें, जैसे फाई इक्वल टू न्यू वी माइनस न्यू आर ए आ रहा है। कैसे आ रहा है, जो डेल्टा ये ऊपर इक्वेशन लिखी दिखाई पड़ रही होगी, जो ऊपर डेल्टा इक्वल टू ए न्यू माइनस 1 लिखा था ना, डेल्टा इक्वल टू ए न्यू माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे जब हम हर एक अलग अलग कंपोनेंट के लिए, जैसे न्यू वायलेट के लिए, वायलेट कंपोनेंट के लिए तो वो न्यू वी हो जाएगा, और रेड कंपोनेंट की बात करेंगे तो न्यू आर यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है।
तो यानी कि डेल्टा इक्वल टू, अगर हम इनको पुट करके ये वाली इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, यानी कि डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर में रखेंगे इस इक्वेशन से उठा के वैल्यू को, तो फाई इक्वल टू न्यू बी माइनस न्यू आर इंटू ए निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये दो इक्वेशन आ गई। एंगुलर डिस्पर्जन जो है फाई इक्वल टू डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर और फाई इक्वल टू न्यू बी माइनस न्यू आर इंटू ए। ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं। अब डिस्पर्सिव पावर है हमारी, डिस्पर्सिव पावर भी समझ लेते हैं, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। द डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ मटेरियल ऑफ प्रिज्म फॉर एनी टू कलर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन फॉर दोज टू कलर टू द मीन डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म। यानी कि जो प्रिज्म से मीन डेविएशन, यानी कि सारे कलर का डेविएशन है, उन सभी कलर्स के डेविएशन का अगर हम मीन ले लें, उससे हम अगर जो है अभी हमने जो निकाला था एंगुलर डिस्पर्जन का रेशियो ले लें उसके साथ में, तो उसे हम बोलेंगे डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, आवाज आ रही कि नहीं आ रही मुस्कान? यस सर, बट थोड़ी कट आ रही रही है। आवाज? तो अब देखो डिस्पर्सिव पावर, जैसे डिस्पर्सिव पावर की डेफिनेशन है उसे समझ लेते हैं दोबारा से। Dispersive power of the material of prism for any two color is defined as the ratio of angular dispersion। एंगुलर डिस्पर्जन जो अभी हमने जस्ट इसके पहले वाली स्लाइड में निकाला था वो एंगुलर डिस्पर्जन था फॉर टू कलर्स टू द मीन डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म। और जो प्रिज्म का मेन डेविएशन है उससे अगर हम डिवाइड कर दें एंगुलर डिस्पर्जन को तो हमें डिस्पर्सिव पावर मिल जाती है। ठीक है, इट में आल्सो भी डिफाइंड एज डिस्पर्जन पर यूनिट डेविएशन, यानी कि एक यूनिट डेविएशन पर कितना डिस्पर्जन हो रहा है उसे भी हम डिस्पर्सिव पावर बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे देखो ओमेगा से हम रिप्रेजेंट करते हैं डिस्पर्सिव पावर को, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर फाई है जो आपका एंगुलर डिस्पर्जन है, जो इसके जस्ट पहले वाली स्लाइड में एंगुलर डिस्पर्जन हमने निकाला तो वो फाई है। डेल्टा है यहाँ पर जो आपका मीन डेविएशन आ रहा है वो है डेल्टा। ठीक है, अब मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे? मीन डेविएशन निकालने के लिए हम डेविएशन थ्रू वायलेट लाइट और डेविएशन थ्रू रेड लाइट, यानी कि जो आपकी सबसे हाईएस्ट डेविएशन हो रहा है वायलेट में हो रहा है और सबसे लोएस्ट डेविएशन हो रहा है वो रेड लाइट में हो रहा है, इन दोनों का मीन ले लेंगे तो हमें मीन डेविएशन मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि डेल्टा होगा वो डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर, यानी कि डेविएशन फ्रॉम वायलेट प्लस डेविएशन फ्रॉम रेड डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हमें मीन डेविएशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू फाई अपॉन डेल्टा है यहाँ पर, तो यानी ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ओमेगा जो है आपकी डिस्पर्सिव पावर है। अब हमें वैल्यू पुट करनी है। ओमेगा इक्वल टू फाई, जैसे कि हमने इसके जस्ट पहले वाली स्लाइड में बताया था, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर होता है, वो हमने लिख दिया है, और डेल्टा तो डेल्टा ही रहने दिया। ठीक है, अब इसके जस्ट पहले वाली स्लाइड में हमने एक इक्वेशन और निकाली थी, ओमेगा इक्वल टू जो आपकी डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर था, डिस्पर्सिव पावर था, वो न्यू वी माइनस न्यू आर इंटू ए से निकाला था। ठीक है, अब जो डेल्टा है यानी कि जो मीन डेविएशन है ये एक्चुअली हम लेते हैं येलो कलर के लिए, यानी कि जो हम मिडल में मान के चलते हैं डेल्टा वी और डेल्टा आर के बीच में जो सबसे कलर आ रहा है, यानी कि जो हमारा स्पेक्ट्रम बनता है उसका बीच का जो कलर है हम उसे येलो लेते हैं। ठीक है, मीन डेविएशन अगर हम येलो कलर के लिए फाइंड आउट करते हैं, यानी कि येलो कलर में जितना डेविएशन हो रहा है उसी को हम मीन डेविएशन लेके चलते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर डेविएशन थ्रू येलो कलर लेंगे तो उसे हम मीन डेविएशन लेंगे, यानी कि न्यू बाई माइनस 1 इंटू ए है, वो येलो कलर के लिए डेविएशन का फार्मूला है, तो न्यू बाई माइनस 1 इंटू ए लिख देंगे, ए से डिवाइड हो जाएगा तो आपका फाइनली डिस्पर्सिव पावर न्यू बी माइनस न्यू आर अपॉन न्यू बाई माइनस 1 निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये डिस्पर्सिव पावर निकल के आ गई। अब एक छोटा सा टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, यानी कि जब आपका स्काई का ब्लू कलर क्यों दिखता है, रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एंड सनराइज क्यों होता है, ये चीज़ें वैसे आप 10th क्लास में पढ़े थे। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ही फिनोमिना है, लाइट का स्कैटरिंग। ठीक है, the molecule of atmosphere and other particles that are smaller than longest wavelength of visible light are more effective in scattering light of shorter wavelength than light of longer wavelength। जो आपके मॉलिक्यूल होते हैं
वो हमारे शॉर्टर वेवलेंथ को ज़्यादा स्कैटर कर देते हैं इन कंपेरिजन टू लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है। द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ, यानी कि जो आपका स्कैटरिंग होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/λ⁴ के, ठीक है। यानी ऐसे भी बोल सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू λ⁴, यानी कि जैसे लैम्डा इंक्रीज करेगा तो हमारी स्कैटरिंग डिक्रीज करेगी। लैम्डा ज़्यादा किसके लिए होगा, रेड लाइट के लिए ज़्यादा होगा लैम्डा, यानी कि रेड लाइट हमारी लीस्ट स्कैटर होगी, ठीक है। इसे हम बोलते हैं रेले इफेक्ट, यानी कि रेड लाइट लीस्ट स्कैटर होगी क्योंकि उसका लैम्डा ज़्यादा होता है, ठीक है। वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा होती है वो लीस्ट स्कैटर होती है। तो लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉरिजन पासेस थ्रू द ग्रेटर डिस्टेंस इन अर्थ एटमोसफियर। जब हमारा सनराइज होता है या फिर सनसेट होता है, उस केस में क्या होता है, सन की लाइट को एटमॉस्फेयर से ज़्यादा देर तक एटमॉस्फेयर की एयर से होके गुजरना पड़ता है, ठीक है। बहुत एटमॉस्फेयर की लेयर जो होती है ना वो लॉन्गर एयर हो जाती है, उस केस में ज़्यादा सनलाइट को एटमॉस्फेयर से होके गुजरना पड़ता है। द करस्पॉन्डिंगली ग्रेटर स्कैटरिंग ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ अकाउंट्स फॉर द रेडियस अपीयरेंस ऑफ द सन। तो होगा क्या, जो आपके यानी कि एयर के मॉलिक्यूल हैं तो वो ज़्यादा उसके रास्ते में आएंगे। सनराइज और सनसेट के टाइम पर एयर के मॉलिक्यूल सन रेज के रास्ते में ज़्यादा अमाउंट में आएंगे, तो ज़्यादा अमाउंट में आएंगे तो यानी स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट ज़्यादा होगी और रेड लाइट की स्कैटरिंग लीस्ट होगी और रेड लाइट हमें दिखाई पड़ेगी क्लियरली, ठीक है। तो यानी कि सन हमें सनराइज और सनसेट के टाइम पर रेडियस दिखाई पड़ता है रेड कलर में, ठीक है। When looking at the sky in a direction away from the sun, we receive scattered sunlight in the short wavelength pendulum, giving the sky is the characteristic blue। यानी कि अगर हम जैसे दिन में देखते हैं ना तो दिन में हमें स्काई ब्लू दिखाई पड़ता है क्योंकि अपनी रेड लाइट तो लीस्ट स्कैटर होती है और जो ब्लू लाइट होती है वो स्कैटर्ड होती है, यानी कि जो अपनी ब्लू लाइट है वो मॉलिक्यूल्स जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके द्वारा हाईली स्कैटर हो जाती है। तो अपना जो स्काई है वो उस डायरेक्शन में हमें ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये अपना इतना ही डिस्कस करेंगे आज। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। डाउट है किसी को कुछ? नो सर। ये वैसे लास्ट वाला टॉपिक तो आप 10th क्लास में पढ़े थे इसलिए हमने जल्दी कवर कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये पढ़ना है अपनी तरफ से भी, ठीक है। हमने पढ़ाया, इसको लिखो और खुद ट्राई करो, खुद पढ़ो। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, बाद में भी पूछ सकते हो। ऐसी बात नहीं कि अभी नहीं आ रहा डाउट तो बाद में नहीं पूछ सकते, बाद में भी अगर डाउट आ रहा है तो बाद में भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आप एग्जिट हो सकते हो। आपके सर देखो ज्वाइन कर रहे हैं, लखन सर।